बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? रमजान एंजॉय कर रहे होंगे और खूब इबादत की जा रही होगी, साथ में अपने स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। तो चलिए पाकिस्तान स्टडी से पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल। तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या तारीख़ पाकिस्तान को पढ़ा जाता है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान वजूद में आ गया 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। लेकिन एक लंबी और बहुत ज़्यादा कठिन मुसाफिर है जिसको तय करके पाकिस्तान हासिल किया गया। अंग्रेज और हिंदू केवल पाकिस्तान के हक में नहीं थे। तकसीम हिंद का मुसवदा पेश करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म लॉर्ड चर्चिल ने कहा था, हिंदुस्तान तकसीम तो हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये तकसीम ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकेगी और ये दोनों मुमलिकतें, दोनों मुल्क जिन्हें हम आज अलग कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि फिर एक जान हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें नजर आता है कि हिंदू तो चाहते ही थे कि पाकिस्तान ना बने, तो बरतानवी हुकूमत भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान बने। तो इन्होंने लातादाद मसाइल पाकिस्तान के न्यूली बोर्न स्टेट के लिए पैदा किए। तो हम देखते हैं कि मसाइल कहाँ से शुरू हुए। तो सबसे पहले इस सिमन में नाम आता है एंगर्स स्ट्रीट अवार्ड बाय रेडक्लिफ। रेडक्लिफ अवार्ड की 9 साखियां। ये हदबंदी कमीशन था, जो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट थी, जो मंसूबा था, उसको रेडक्लिफ अवार्ड का नाम दिया गया था। और चूंकि इसके सरबराह का नाम रेडक्लिफ था तो इसके नाम के ऊपर जो है इसका नाम रेडक्लिफ अवार्ड रखा गया। 3 जून के मंसूबे के तहत सूबे पंजाब और सूबे बंगाल के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को पाकिस्तान में शामिल होना था और जो गैर मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं उनको हिंदुस्तान में शामिल होना था। एक मकसद के लिए सूबों के तकसीम की जिम्मेदारी एक अंग्रेज माहिर कानून सर रेडक्लिफ से खुद की गई। अब जो रेडक्लिफ हैं, इन्होंने कांग्रेस और अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में आकर सूबों की तकसीम में बहुत ज्यादा बदयानती की। इन्होंने सूबों की तकसीम वैसे की जैसे हिंदू चाहते थे और जैसे अंग्रेज चाहते थे। जिला गुरदासपुर मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका था। इसकी 3 तहसीलें गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला और फिरोजपुर थी। इसके अलावा जीरा और नदियापुर के इलाके भी थे। तो अब हुआ ये कि बाद मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हिंदुओं में शामिल कर दिए, हिंदुस्तान में शामिल कर दिए। इस तरह बंदियानती बंगाल की हदबंदी अवार्ड में की गई। कलकत्ता का शहर और बंदरगाह जिला मुर्शिदाबाद और नदिया के इलाके मुतफिका फैसले के बाद हिंदुस्तान को दे दिए गए, हालांकि ये इलाके पाकिस्तान में शामिल होने जरूरी थे। गुरदासपुर के इलाके हिंदुस्तान को देने का मकसद सिर्फ ये था कि भारत को कश्मीर के पर आसमाना कब्जे का हक रास्ता मिल जाए। अगर सूबा पंजाब की तकसीम सही होती तो ये जो आज मसला कश्मीर है और ये जो उस वक्त 1947 में मसला कश्मीर पैदा हुआ था, ये कभी भी पैदा ना होता। और इसी मसले कश्मीर को लेके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 जंगें भी हो चुकी हैं। बहुत पहली जंग जो है 1948 से 65 से 71 में हुई। तो कायदे आजम ने जब ये देखा कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि असली तौर पर पाकिस्तान में शामिल होने चाहिए थे लेकिन इंडिया में शामिल कर दिए गए, तो कायदे आजम चूंकि बहुत बासूल आदमी थे, उन्होंने जो रेडक्लिफ अवार्ड का फैसला आया उसको तस्लीम कर लिया और उन्होंने फरमाया कि ये अवार्ड गैर मुनसिफाना, नाकाबिले फहम, यानी कि जो समझ नहीं आता, बल्कि गैर माकूल भी है। क्योंकि मैं इस पर अमल करने का अहद कर चुका हूँ, इसलिए इसकी पाबंदी हम पर लाजमी है। बहरहाल जो मुश्किलें आई हमने इनको बर्दाश्त करना है। दूसरे इब्तदाई मसाइल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी। पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल में इंतजामी मसाइल।
اب انتظامی مسائل میں تو بہت زیادہ سنگین حالات تھے. بیشتر سرکاری ملازمتوں پر ہندوستان براجمان تھے. ان کے ہندوستان جانے کے بعد حکومت کا کام چلانے کے لیے ہمارے پاس تربیت یافتہ عملہ نہیں تھا، تو ہمیں جو نان ٹرینڈ لوگ تھے ان کے اوپر انحصار کرنا پڑا. اس کے علاوہ دفتری سامان کی بھی کمی تھی. یہاں تک کہ جو ہندو تھے وہ جاتے ہوئے جو ٹائپ رائٹر وغیرہ تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور اکثر پرانے ریکارڈ بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ ضائع کیے تاکہ انتظامی مسائل پیدا کیے جا سکیں. پھر قائد اعظم نے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا، تو مرکزی حکومت کے کئی دفاتر جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پارکوں میں بنائے گئے. ہر محکمے میں تجربہ کار عملے کی بے حد کمی تھی. دفتروں میں اسٹیشنری بھی نہیں تھی. کئی دفتر کھلے آسمان تلے کام کرنے پر مجبور تھے، اور کچھ انگریز کو بھرتی کر کے کام کا آغاز کیا گیا. کیکر کے کانٹوں سے کام کا آغاز بےحد مشکل تھا، لیکن وہ پرعزم تھی. عوام میں جذبہ تعبیر بھی موجود تھا، پرجوش تھے لوگ. لہٰذا بہت جلد ان انتظامی مشکلات پہ قابو پانے کی کوشش کی گئی. اگلا مسئلہ جو کھڑا ہوا پاکستان کے قیام کے بعد وہ مہاجرین کی بازگاری کا مسئلہ تھا. اب جب پاکستان بنا تو پاکستان جتنے بھی مسلمان تھے ہندوستان میں، ان میں سے بہت سارے مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور یہاں سے کافی ہندو جو ہے وہ ہجرت کر کے ہندو انڈیا میں چلے گئے. اب یہ جو ہجرت کے مسائل تھے اس طرح پیدا ہوئے کہ رٹلیف ایوارڈ یا جو ہاتھ بندی کمیشن نے اپنا فیصلے صحیح کام نہیں کیا تھا، اس لیے تو جس کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان آنے کا فیصلہ کرنا پڑا. جامع پاکستان کا اعلان ہوتے ہی ہندوؤں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمان بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کیا، اور خواتین کو وحشی درندوں کی طرح بے کرنا شروع کر دیا. روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین لٹ پٹ کر پاکستان پہنچنے لگے. لاکھوں ضعیف عورتیں اور بچے تو راستے میں شہید کر دیے گئے. تاہم جو مہاجرین پاکستان میں آنے میں کامیاب ہو گئے ان کی تعداد 1,25,00,000 سے زیادہ تھی، اور یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے. یہ بھارت کی ایک سازش تھی کہ پاکستان پر ان مخلص و فلاش یتیموں، بیواؤں اور یتیموں کا اتنا بوجھ لاد دیا جائے کہ پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہی نہ ہو سکے. لیکن قائد اعظم کی تقاریر، قائد اعظم کے حوصلے، لوگوں کے جوش جذبے، مہاجرین کے حوصلے نے جو ہے وہ اس حالت پہ قابو پانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. حکومت نے ان مہاجرین کو عارضی کیمپوں میں رکھا، اور ان مہاجرین کو آباد کرنا حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جو کہ قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے کم ہی عرصے میں پورا ہو گیا. پھر ڈویژن آف ایسٹ ہے، اثاثوں کی تقسیم ہے. جو اثاثے برطانوی حکومت نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تقسیم کیے، تو پاکستان کے پاس اپنا بینک نہیں تھا، تو انڈیا کا جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا اس سے ہی جو ہے وہ پاکستان کے مرکزی بینک کے طور پہ استعمال کیا گیا. جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو معاہدہ ہندوستان کے مرکزی بینک میں 4 ارب روپے تھے. تراست کے لحاظ سے ہمیں 75 کروڑ پاکستان کو ملنا تھے. بھارت پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے یہ اثاثے دینے میں مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتا رہا. آخر پاکستان کے مسلسل مطالبے پر اور بین الاقوامی ساکھ قائم رکھنے کے لیے اس نے 20 کروڑ پاکستان کو دے دیے. باقی اثاثوں کی ادائیگی کے لیے بھارتی وزیر سردار پٹیل نے یہ شرط لگائی کہ پاکستان بھارت پر کشمیر پر بھارت کا خاصمانہ قبضہ جو ہے اس کو تسلیم کر لے. پاکستان نے اس سودے بازی پہ آمادگی ظاہر نہ کری، لیکن بالآخر مسلسل بین الاقوامی شرمندگی سے بچنے کے لیے اور گاندھی کے کہنے پر بھارتی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو مزید 50 روپے کی ایک فیس دینے کے لیے رضامند ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی بھارت نے متحدہ ہندوستان پر بیرونی قرضہ جات کا 20% بھی پاکستان کے حصے میں ڈال دیا، جو دہلی کے اجلاس کی گفتہ شنید کے بعد 17.5% کر دیا گیا.
अगला मसला फौज की तकसीम, डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब होना तो ये चाहिए था कि मुल्क की तकसीम के फैसले के साथ ही फौज और फौजी सामान की तकसीम भी अमल में आ जाती। भारतीय कमांडर और चीफ सिविल मार्शल तो ये चाहता था कि अफवाज की तकसीम ही ना हो और एक ही कमांडर के तहत जो है वो सबको रखा जाए, चाहे वो हिंदू सिपाही हैं चाहे वो मुस्लिम सिपाही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग इस बात पे रजामंद भी नहीं हुई और आखिरकार तय पाया कि पाकिस्तान को फौजी असासों का 36% और भारत को 64% मिलेगा। इस वक्त मुतहदा हिंदुस्तान में 16 फैक्ट्रियां काम कर रही थी और इनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो पाकिस्तान में मौजूद हो या पाकिस्तान के इस इलाके में हो, और भारतीय हुकूमत किसी असले का कोई पुर्जा पाकिस्तान को देने पे आमादा भी नहीं थी। तमाम तैयार असले के तमाम डिपो भी भारत में थे। इनकी तकसीम का जो भी तरीकाकार पेश किया जाता, भारत इनको जानबूझकर मुस्तरद कर देता और आखिरकार ये हुआ कि भारत की तमाम अफवाज जो कि पाकिस्तानी इलाकों में थी, ये तमाम साजो सामान यहाँ से निकाल के हिंदुस्तान ले गए और बिलाखिर बैनुल अक़वामी ताकतों ने ये तय किया कि पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के काम के लिए 60 मिलियन रुपए दिए जाएंगे और अलग के पाकिस्तान के साथ फौजी साथों की तकसीम में भी बेहद नाइंसाफी की गई। फिर हम जिक्र करते हैं नहरी पानी के मसले का। कैनल वाटर प्रॉब्लम, कैनल वाटर डिस्प्यूट। पंजाब को सिंध के 5 माविन दरिया दरिया सतलज, रावी, चनाब, ब्यास और झेलम से राव करते हैं। ब्लड केस ने तकसीम के वक्त ये बयानी की कि दरियाए रावी का माधोपुर हेडवर्क्स और दरियाए सतलज का फिरोजपुर हेडवर्क्स भारत के हवाले कर दिए। हालांकि इन हेडवर्क से निकलने वाली लहरें पाकिस्तान के वसी इलाकों की आबादी का वहां जरिया है। भारत ने अप्रैल 1948 में जबकि हमारी गंदम की फसल तैयार करी थी, हमारे दरियाओं का पानी का रास्ता रोक दिया। नीज भारत ने दरिया सतलज पर एक डैम बनाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी में बहुत ज्यादा शदीद एतजाज किया और मुतालबा किया कि भारत को उसकी ज्यादतियों से बाज रखा जाए। आखिरकार आलमी बैंक ने 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक माहिदा तय पाया जो सिंताज इंटरस्पेसिंग वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसमें तय हुआ कि 3 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज सतलज, ब्यास और रावी ये इंडिया के हक में है, इंडिया इनका पानी इस्तेमाल करेगा, जबकि वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज चिनाब, सिंध और झेलम इसका पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और इंडिया इसमें से कोई पानी इस्तेमाल नहीं करेगा। इस तरह पाकिस्तान का ये नहरी पानी का मसला किसी कदर हल हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि वक्तन फवक्तन इंडिया इस माहदे की खिलाफवर्जी करता रहता है आज भी। फिर अगला मसला प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स है, रियासतों के इल्हाक का मसला, और ये काफी बड़ा मसला रहा। अब उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो 635 रियासतें थी, प्रिंसेस स्टेट्स थी, शाही रियासतें थी, जहाँ या तो नवाब हुकूमत करते थे या राजे जो है वो दाखिली तौर पर हुक्मरान थे, और ये आज़ाद रियासतें थी। ये रियासतें बरसीर की आबादी का 1/4 रकबे पर फैली हुई थी। आबादी के लिहाज से 1/4 थी और रकबे के लिहाज से ये 1/3 इलाके पे फैली हुई थी। अब इन रियासतों में कौन कौन सी रियासतें, अब जिनके नाम हम भी जानते हैं, कश्मीर, जिसका मसला आज भी जो है वो यूं का तू ही बरकरार है और वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। फिर जूनागढ़ है, हैदराबाद दक्कन है, मनागर है, जो कि भावलपुर थी, ये रियासतें शामिल थी। फिर अब इन रियासतों में से कश्मीर पे तो हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया और इसका एक वसी इलाका जो है वो पाकिस्तान से ले लिया।
इस तरह पाकिस्तान, और फिर इसके बाद बाकी रियासतों तो ये है कि बर वक्त इक़दाम किए और पाकिस्तान के साथ जिन रियासतों ने इन्हार करना था उन्होंने इन्हार किया, और कुछ मसाइल हल भी हुए और बहुत सारी प्रिंसेस स्टेट के मसाइल पैदा भी हुए। इसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सरकारी मुलाजिम की पाकिस्तान में मुंतकली। तकसीम हिंद के फौरन बाद पंजाब, सरहद और सिंध के तमाम हिंदू हिजरत करके तो हिंदुस्तान चले गए। इसके मजबूरन बाद अहम सिविल और फौजी ओहदों पर अंग्रेजों को बरकरार रखना पड़ा। भारत से मुसलमान सरकारी मुलाजिम को पाकिस्तान मुंतकिल करना भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इस मकसद के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई, लेकिन हिंदुओं और सिखों ने इन गाड़ियों पर हमले करके मुसलमानों को कत्लेआम करना शुरू किया। भारतीय फजाई कंपनियों ने हवाई जहाज किराए पर देने से इनकार कर दिया। इन हालात में हुकूमत ने बरतानिया से 40 जहाज हासिल किए, जिन्होंने सरकारी मुलाजमीन की कसीर तादाद को पाकिस्तान ले जाने का काम किया। और असल में तो भारत यही चाहता था कि पाकिस्तान शुरू में ही तबाह हो जाए, उसकी मीशत खत्म हो जाए, लेकिन कायदे आजम की अनथक मेहनतों और कोशिशों से ऐसा ना हो सका। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स, आइन साजी की मुश्किलात। जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुए तो इंडियन 1935 का जो एक्ट है उससे तब्दीलियों के साथ आ गया, इनके तौर पे इंप्लीमेंट किया गया। और जो हमारे लोग थे इनको तो आइन साजी से कोई वाकियत ना थी, ना ही जो है वो उन्होंने कभी इस पे काम किया था। और सच्ची बात तो यही है कि ना ही सिंधी में इमरान की अक्सरियत इस्लामी आइन का निफाज चाहती थी। चुनाचा वक्ती तौर पर इंडियन एक्ट 1935 का जरूरी तब्दीली के साथ नाफिज किया गया, लेकिन दस्तूर असेंबली में बाज़ अरकान के गैर इस्लामी जहन और मनफी रवैये के बायस आइन बनाने में गैर मामूली ताख़ीर हुई। चुनाचा मुद्दत दराज तक पाकिस्तान में बहुत सारी आइनी मुश्किलात पैदा होती रहीं। हमने अपना सबसे पहला आइन जो है 1956 में जाके बनाया, और ये जो हमारे सियासतदान हैं इसमें जो डिले आया ये उन्हीं की वजह से आता रहा। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, माशी मुश्किलात, माशी मसाइल। तकसीम से कबल हिंदुस्तान में कपड़े के तकरीबन 400 कारखाने थे, जिनमें से सिर्फ 14 पाकिस्तान के हिस्से में आए। पटसन मिस्री के बंगाल में पैदा होती थी जूट, और उसे उसका घर कहा जाता था, लेकिन इसके सारे कारखाने मगरबी बंगाल में थे। यानी कि आपको याद है कि बंगाल के दो कुदरती हिस्से थे, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट बंगाल था वो ज़राअत में फेमस था, और वेस्ट बंगाल जो हिंदुओं का गढ़ था और उसमें सारी जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी और इंडस्ट्रीज लगी हुई थी। तो इस तरह जो जूट के कारखाने थे, इंडस्ट्रीज थी, वो वेस्ट बंगाल में थी, और जबकि ये पैदा होती थी ईस्ट बंगाल में। कोयले, लोहे और दीगर मादनियात के बड़े बड़े ज़खायर भी हिंदुस्तान में थे, और तमाम बंदरगाहें सी पोर्ट भी हिंदुस्तान के हिस्से में हैं। सिर्फ कराची और चट्टागांव की बंदरगाह कराची पाकिस्तान में, मशरकी पाकिस्तान में, और चट्टागांव कराची मगरबी पाकिस्तान में, और चट्टागांव मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान को 2 सी पोर्ट्स मिली। ऐसा मालूम होता था कि ये बाकायदा सोच समझ के एक साजिश की गई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को शुरू से ही जो है वो कोलैप्स कर दिया जाए। फिर उसके बाद जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स। अब अगर हम जब पाकिस्तान बना तो इसके दोनों हिस्सों का मुताला करें, एक वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, तो दोनों के दरमियान 1750 किलोमीटर का गैप था, फासला था।
यानी कि मगरबी पाकिस्तान के लोगों को ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बंगाल तक जाने के लिए इतना लंबा डिस्टेंस जो है उसको क्रॉस करना पड़ता था। ये इलाकाई डिफरेंस होने के साथ साथ ऐसा था कि दोनों हिस्सों के जो लोग थे वो उनमें मजहब के अलावा बाकी तमाम जैसे सकाफत है, खाने पीने की आदत है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क था। दोनों के रहन सहन के तरीके, कल्चर, दोनों में बहुत डिफरेंस था। दोनों एक दूसरे बिल्कुल जुदा थे। तो ये जो चीजें हैं, एक तो इलाकाई दूरी, फिर कल्चरल डिफरेंसेस, इन्होंने वैसे ही जो है वो मुल्क के दिफा को मुश्किल बना दिया। और बिल्कुल बंगाल का जो हमसाया था वो इंडिया था साथ ही, और अक्सर जो है वो इंडिया वहाँ पे जो है वो मुदाखलत करता रहा। और आखिरकार हम देखते हैं कि 1971 में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया। फिर इसके बाद हम जो बहुत बड़ा मसला देखते हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। और ये कश्मीर का मसला शाही रियासतों से पैदा हुआ, जिसमें कश्मीर के हिंदू राजा ने अवाम की मर्जी के बिना जो है कश्मीर का इलाहाक इंडिया से कर दिया। हालांकि 80% आबादी मुसलमान थी और इसका इलाहाक पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था। तो अब वहाँ का जो राजा था हिंदू हरि सिंह, तो उसने जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन से खुफिया मुज़ाकरात किए और खुफिया ही भारत से जो है कश्मीर का इल्हाक कर दिया। इस पर मुस्लिम मुजाहिदीन ने अपनी आज़ादी के लिए तलवार उठाई और इनकी इमदाद के लिए कबायली मुजाहिदीन भी कश्मीर पहुंच गए और वो रियासती फौजों का मुकाबला करते हुए श्रीनगर तक जा पहुंचे। और इस पर कश्मीर के राजा हरि सिंह भाग कर जो है वो दिल्ली चले गए और रियासत को भारत में शामिल करने की दरख्वास्त की, जिससे भारतीय हुकूमत ने मंजूर किया और जहाज़ों के जरिए श्रीनगर में अपनी फौजें उतारी। मुजाहिदीन ने भारतीय फौजों का बड़ी जवाबमंदी से मुकाबला किया। हुकूमत पाकिस्तान को भी कश्मीरी मुजाहिदीन की इमदाद करना पड़ी, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में एक जंग छिड़ गई। मुजाहिदीन ने गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा किया और मौजूदा आज़ाद कश्मीर जो है वो ये जो जंग हुई उसी के सिलसिले में आज़ाद करवाया गया। जंग जारी थी कि हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर 1948 में यूएनओ की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पीस पैक्ट बना तय हुआ और भारत ने वादा किया कि इस मसले का हल निकालेगा। लेकिन आज भी ये मसला जूं का तू बरकरार है, बल्कि इसमें मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कमी होने की कोई शरह नजर नहीं आती। ये सारे मसाइल क्यों पेश आए? जबकि हिंदू और बरतानी हुकूमत का आपस में गठजोड़ था। इंडिया बन गया तो इंडिया ने अपनी दुश्मनी पाकिस्तान के हवाले से दिखाई। पाकिस्तान को कभी उन्होंने दिल से तस्लीम ही नहीं किया और सारी दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये जो न्यूली बॉर्न स्टेट है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चल सकेगी। और कांग्रेस के सदर आचार्य की ने तकसीम हिंद पर तबसरा करते हुए कहा था कि कांग्रेस का नस्ल मुतहदा हिंदुस्तान था, ये अखंड भारत का नाम देते थे। और वो अब भी पुरअमन जराए से इसको हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे, यानी कि अखंड भारत को। हम देखें वो यही कह रहे हैं कि ये जो तकसीम हुई है ये वक्ती है और ये कोशिश करते रहेंगे कि इस तकसीम को खत्म कर दिया जाए, दोबारा से पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा बना दिया जाए। और पंडित नेहरू ने कहा कि हमारी ये स्कीम है कि हम इस वक्त जिन्हों को पाकिस्तान बना लें, इसके बाद माशी तौर पर या दूसरे जराए से ऐसे हालात पैदा कर दें जिनसे मजबूर होकर ये पाकिस्तानी और ये मुसलमान घुटनों के बल हमारी तरफ आए और हमसे दरख्वास्त करें कि हमें अपने मुल्क में हिंदुस्तान में शामिल कर लीजिए। अब देखें इस तरह के बयान उस वक्त भी यही बताते थे कि हिंदू कभी भी जो है वो मुसलमानों को तस्लीम नहीं करेंगे, और आज के हालात भी हमें यही बताते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया है। फिर इसके बाद अगला बहुत बड़ा मसला जो मेरे ख्याल से आज भी बरकरार है, किसी कदर
बरकरार है। प्रॉब्लम ऑफ पख्तूनिस्तान, पख्तूनिस्तान का पाकिस्तान के अंदर जो है वो शोषा छोड़ा गया। अब ये क्या चलता है, जो सरहद का इलाका है हमारा, वहां पे रेफरेंडम होना था कि पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या भारत के साथ शामिल होना है। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने रेफरेंडम को भारत के हक में लाने की कोशिश की, लेकिन जो सरहद के लोग थे उन्होंने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया, और मायूस होकर इसने खान अब्दुल गफ्फार खान ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक आजाद रियासत पख्तूनिस्तान का शोषा छोड़ा और पाकिस्तान में जो सूबाई तासब है उसको फैलाने की कोशिश की। अब इन सारे मसाइल के साथ कायदे आज़म तो निपटते रहे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। हम सबको मालूम है कि वो टीबी के मरीज भी थे, लेकिन उन्होंने किसी पे रिवील नहीं किया। और कायदे आज़म ने बहुत ज्यादा जो है वो बेलौस खिदमात सर अंजाम दी। बहुत ही बेलौस लीडर थे। उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली की बदौलत कौम को बहुत से बहरानों से निकाला, अपने पाँव पर खड़ा करने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाया। और उस वक्त भी अभी पाकिस्तान अपने मिसाइल में ही घिरा हुआ था कि कायदे आज़म सितंबर 1948 को दुनिया से कूच कर गए। और इसके बाद लियाकत अली खान ने कौम को बड़ा हौसला दिया, लेकिन ये इनको भी एक साजिश के तहत शहीद कर दिया गया। फिर हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है सर्विसेज ऑफ कायदे आज़म फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ पाकिस्तान।